राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार राज्य भर में खान निगरानी प्रणाली स्थापित करेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा में शामिल हो गई हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, जिनमें राज्य इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा, सांसद प्रवीण खंडेलवाल और बांसुरी स्वराज शामिल हैं, ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में चल रही पानी की कमी को लेकर आपके नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को दिल्ली में 12 साल में सबसे गर्म रात रही, जब न्यूनतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य से 8 डिग्री अधिक है। वाराणसी, चेन्नई, पटना और जयपुर समेत देश के 41 हवाई अड्डों पर बम होने की धमकी वाले ईमेल मिले, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कई घंटों तक चलाए गए अभियान के बाद इनमें से प्रत्येक को अफवाह घोषित कर दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा संचालित राम मनोहर लोहिया लेडी हार्डिंग अस्पताल समेत कलावती, सरन बाल चिकित्सालय जल आपूर्ति की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि भूमिगत जलाशयों को दिल्ली जल बोर्ड से कम पानी मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करने के बाद कहा कि भारत की जीवंत संस्कृति और विरासत का प्रतीक है नालंदा विश्वविद्यालय। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की धीमी प्रगति के कारण जून में भारत में सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद है। यह कृषि क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है, जो मानसून की बारिश पर बहुत अधिक निर्भर करता है। दिल्ली में पानी का जबरदस्त संकट पैदा हो गया है। दिल्ली में क्या आम और क्या खास, हर इलाके में पानी की किल्लत बढ़ गई है। इसे लेकर दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। एक बेहद चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच दिल्ली को आखिरकार अपना नया निगम आयुक्त मिल गया। यह बदलाव दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े तबादलों की श्रृंखला का हिस्सा है, जहां एक और दिल्ली नगर निगम के पूर्व आयुक्त ज्ञानेश भारती का भी तबादला कर दिया गया। वहीं गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष IAS अधिकारी अमित यादव का तबादला कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने 1992 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी अश्विनी कुमार को नया MCD आयुक्त नियुक्त करने की घोषणा की। इस नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव को भेज दी गई। AGMUT कैडर के 1992 बैच के अश्विनी कुमार MCD आयुक्त के रूप में ज्ञानेश भारती का स्थान लेंगे। कुमार वर्तमान में राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और दिल्ली सरकार में संभागीय आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। गौरतलब है कि अश्विनी कुमार को इससे पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में तीनों नगर निगमों के विलय के दौरान केंद्र सरकार ने MCD का विशेष अधिकारी नियुक्त किया था। MCD एकीकरण चुनाव प्रक्रिया के दौरान कुमार ने विशेष अधिकारी के तौर पर काम किया था, जबकि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त ज्ञानेश भारती को 2022 में एकीकृत MCD का आयुक्त नियुक्त किया गया था। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के बाद अश्विनी कुमार को दिल्ली सरकार में राजस्व विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव और बाद में अक्टूबर 2022 में प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया था। कुमार दिल्ली सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। केंद्र सरकार में पदोन्नति के लिए ज्ञानेश भारती का तबादला कुछ समय से लंबित था। अब केंद्र सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में है, इसलिए भारती का तबादला कर दिया गया है। ज्ञानेश भारती लंबे समय से MCD आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को अश्विनी कुमार की नई नियुक्ति के आदेश जारी किए। साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव को संबंधित अधिसूचना भेजी गई, क्योंकि दिल्ली में न केवल महापौर चुनाव बल्कि स्टैंडिंग कमेटी का भी चयन लंबित है। ऐसे में 5 करोड़ से ऊपर का कोई भी कार्य MCD द्वारा नहीं कराया जा सकता। ऐसे में कमिश्नर का पद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह कमेटी की मंजूरी के बिना बजट के नीचे किसी भी योजना को स्वीकृति दे सकते हैं। नवनियुक्त आयुक्त के सामने 4 तरह की चुनौतियां गंभीर रूप से खड़ी हैं।
पहला, अवैध निर्माण और अतिक्रमण की समस्या, जिससे एमसीडी के अधिकार में आने वाले दिल्ली के सभी क्षेत्र त्रस्त हैं। अतिक्रमण और अवैध निर्माण से न केवल आर्थिक रूप से त्रस्त एमसीडी को भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि जन सेवी एजेंसी के रूप में एमसीडी के द्वारा किए गए कार्यों पर ये पलीता भी लगाते हैं। इस पूरे खेल में न केवल सफेद पोश बल्कि एमसीडी के अपने अधिकारी भी शामिल रहे हैं। उदाहरण स्वरूप मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कीर्तिनगर, रमेश नगर और करमपुरा निगम क्षेत्र में अवैध निर्माणों की बाढ़ आने के बावजूद केवल कागजी और दिखावटी कार्रवाई कर न केवल निजी बल्कि सरकारी भूमि तक पर मिली भगत से अवैध निर्माण कराया गया। इसी मुद्दे से जुड़ी दूसरी समस्या है जिसका हल नए निगम आयुक्त को खोजना होगा, यानी एमसीडी में बढ़ता भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की पहल के माध्यम से न केवल एमसीडी बल्कि सरकार का जन समाधान ऑनलाइन होता जा रहा है, लेकिन बिना चेहरा दिखाए समस्या का समाधान करने की इस व्यवस्था का नाजायज फायदा भ्रष्ट अधिकारी झूठी रिपोर्ट भेजकर व जनता को उलझाकर कर रहे हैं। पीएम ऑफिस हो, दिल्ली सरकार का मंत्रालय हो, उपराज्यपाल कार्यालय हो या खुद महापौर कार्यालय, निचले स्तर से झूठी रिपोर्ट लगातार भेजी जाती रही है और लगातार शिकायतों के बावजूद जांच नहीं हो पाती है, जिसका खामियाजा निगम और जनता लगातार भुगतती है। जहां निगम कर्मियों के वेतन के लिए पैसे की कमी के कारण हाई कोर्ट में निगम को लगातार फटकार सुननी पड़ी है, वहीं दूसरी ओर रिश्वतखोरी के बल पर बिल्डर माफिया और भ्रष्ट नेता व अधिकारी फल फूल रहे हैं। तीसरी चुनौती है एमसीडी अधिकारियों और जनता के बीच सामंजस्य की बढ़ती कमी। यह बात बेहद सही है कि जनप्रतिनिधि के रूप में पार्षद निगम के सदन में चर्चा करते व भाग लेते हैं, लेकिन निगम की चर्चा और पार्षदों के अनुरोध के बावजूद एमसीडी के दायित्व में आने वाले कई काम पूरे नहीं हो पाते। ऐसे में अधिकारियों को पार्षदों के सहयोग से या स्वयं ही विभाग अनुसार शहर के वार्डों का सर्वे करने की जल्द आवश्यकता है, जिसका आदेश निगमायुक्त ही दे सकते हैं। चौथी चुनौती है बढ़ते तापमान के बीच पर्यावरण को बचाना और शहर की हरियाली को खत्म होने से रोकना। दिल्ली में बन रही अंधाधुंध अवैध इमारतों के कारण जहां एक ओर भूजल का भारी दोहन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कई साल पुराने पेड़ों को भी बख्शा नहीं जा रहा। उदाहरण स्वरूप कीर्तिनगर WHS स्थित 1/60 में नियमों को ताक पर रखकर हो रहे निर्माण की शिकायत लगातार विभागों को प्राप्त होती रही है, लेकिन कार्रवाई न होने से निर्माणकर्ता के हौसले इतने बुलंद हुए कि दसियों साल पुराने पेड़ को रातों रात न केवल जड़ से खत्म कर दिया, बल्कि बचे हुए हिस्से पर कंक्रीट डालकर उसे ढक दिया गया। जब यह बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के बाद कार्रवाई का समय आया तो कागजों में दिखावट हुई। जमीन पर अवैध निर्माण शान से आज भी रिश्वत के बल पर मौजूद है। नवनियुक्त आयुक्त कुमार एक बेहद वरिष्ठ और काबिल अधिकारी माने जाते हैं। उनके पास न केवल प्रधानमंत्री की, केंद्र सरकार और उपराज्यपाल विनय सक्सेना का पूर्ण समर्थन है, बल्कि अवैध तत्वों और कृत्यों पर कार्रवाई करने की पूरी शक्ति भी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या नए आयुक्त के नेतृत्व में क्या एमसीडी के हालात बदल पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत 17 देशों के मिशन प्रमुख भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। उन्होंने कहा कि नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रही है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि नालंदा का ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को
अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा, जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में हमारे साथी देशों की भागीदारी भी रही है। मैं इस अवसर पर भारत के सभी मित्र देशों का, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्ण कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार राजगीर आए। मैं तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का भी भ्रमण कर लिया है। अब नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान ज्ञान के केंद्र के रूप में रही थी। अब इस पुराने विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे और यहाँ पढ़ाने वाले भी शिक्षक जो थे 2,000 के करीब हुआ करते थे। यहाँ सिर्फ हमारे देश के ही नहीं, दुनिया के अनेक जगहों के लोग आकर यहाँ पर पढ़ते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश यह विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था। अब 2005 के 24 नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला। तब से बिहार के विकास का काम हम लोगों ने शुरू किया। अब उसी बीच मार्च 2006 में तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम बिहार आए थे और उन्होंने बिहार विधान मंडल में अपने संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की बात वहां पर कही। तब से हम लोगों ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी स्थापित करने की पहल शुरू की और फिर 2010 में वर्ष में हमारे अनुरोध पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लोकसभा में बिल पारित किया गया। तो फिर राज्य सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भूमि एवं सभी चीजों को केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया और विश्वविद्यालय का काम धीरे धीरे करके बढ़ता रहा और वर्ष 2014 से थोड़ी पढ़ाई शुरू हो गई है। आज यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कार्यरत हो गया है। वर्तमान में यहाँ 17 देशों के 400 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के संपूर्ण कैंपस का उद्घाटन किया जा रहा है। इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। दिल्ली में पीने के पानी की कमी के चलते 21 जून से दिल्ली सरकार में जल मंत्री अतिशी ने अनशन करने की घोषणा करते हुए प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान अतिशी ने कहा कि भीषण गर्मी के बीच लोगों को पानी की बेहद जरूरत है, लेकिन दिल्ली को हरियाणा से 100 MGD पानी कम मिल रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उनसे दिल्ली की जनता को पानी के संकट से निजात दिलाने की बात कही है। आज कल दिल्ली में एक्सट्रीम हीट वेव, भीषण गर्मी की स्थिति है। इस भीषण गर्मी की स्थिति में दिन का तापमान तो 47-48 डिग्री पहुंच ही रहा है, रात का तापमान भी 40-41 डिग्री पहुंच रहा है। ऐसी भीषण गर्मी में पानी की जरूरत हर व्यक्ति की बढ़ जाती है। आज
दिल्ली वालों को ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत है। हमें ये समझना होगा कि दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 1050 MGD है। इस 1050 MGD में से 613 MGD हरियाणा से आता है और हरियाणा से यमुना नदी में आता है। कल यानी 18 जून को हरियाणा से जो पानी की मात्रा 613 MGD आनी थी वो घटकर 513 MGD हो गई है। यानी 100 MGD की पानी की कमी आज के दिन में दिल्ली में है। 100 MGD की पानी की कमी का क्या मतलब हुआ? 1 MGD पानी तकरीबन 28,500 लोगों को पानी देता है। यानी अगर दिल्ली को हरियाणा से 100 MGD पानी कम मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि 28 लाख लोगों को पानी कम मिल रहा है। ये आज दिल्ली की स्थिति है। दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं और दिल्ली के लोगों की ये परेशानी दूर करने के लिए हमने हर संभव प्रयास कर लिए। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन हरियाणा ने फिर भी पानी नहीं दिया। मैंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात करी, उन्होंने कहा वो हिमाचल से पानी देने को तैयार हैं, लेकिन वो पानी भी हरियाणा से होते हुए आना है। हरियाणा ने हिमाचल का पानी भी देने से मना कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट गई, मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि दिल्ली को ये 100 MGD पानी की ज़रूरत है, वरना 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी का संकट है, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी नहीं दिया। हमारे विधायक जल शक्ति मंत्री से मिलने गए, वो हमारे विधायकों से नहीं मिले। कल दिल्ली सरकार के सारे उच्च अधिकारी हरियाणा सरकार के अफसरों से मिलने गए, उनसे दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के 28 लाख लोगों के लिए पानी मांगने गए, लेकिन हरियाणा ने पानी देने से मना कर दिया। दिल्ली में 3 करोड़ लोग रहते हैं और 3 करोड़ लोगों को कुल पानी मिला है 1050 MGD, जो दिल्ली का एलोकेशन है। हरियाणा में भी 3 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन हरियाणा का पानी का एलोकेशन 6050 MGD का है। तो हरियाणा को दिल्ली को अगर 100 MGD पानी देना भी है, वो उसके कुल पानी का मात्र 1.5% है। फिर भी हमारी हर संभव कोशिश के बाद हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही है। अब दिल्ली वालों का कष्ट हदें पार कर गया। दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आप सोचिए, 28 लाख लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा। वो घंटों घंटों पानी का इंतजार कर रहे हैं, टैंकर का इंतजार कर रहे हैं, कम से कम पानी में अपनी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही। मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली वालों को ये 100 MGD पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज़्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक
दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा में शामिल हो गई हैं। दोनों ने भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दोनों का पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर मैं प्रदेश की पूर्व मंत्री और दिल्ली सरकार में पूर्व डिप्टी स्पीकर, इनका पार्टी की ओर से, हरियाणा की ओर से दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि इन्होंने बड़े परिवार में अपने आप को शामिल किया है। और इसी प्रकार हमारी बेटी श्रुति चौधरी, पूर्व सांसद, इन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन की है। और संयोग ऐसा है कि हमारे सुरेंद्र नागर जी जो सह प्रभारी और श्रुति चौधरी एक ही समय में लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट ये थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ठीक प्लेटफॉर्म इनको मिला है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ नए पुराने का विषय नहीं होता। जब भी जो इस समुद्र में आके मिलता है वो समुद्र का हो जाता है। हम सबका बराबर सम्मान करते हैं। इनकी योग्यता और इनके वरिष्ठता के हिसाब से पार्टी में भी पूरा इनका सम्मान रहेगा। और आगे प्रदेश के हित में, देश के हित में जो काम पार्टी अपेक्षा करेगी, मैं जरूर एक प्रकार से भरोसा करता हूं कि उस काम में लगेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस का सबसे बड़ा परिवार चौधरी बंसीलाल जी कांग्रेस पार्टी की नींव को मजबूत करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया था। उस परिवार से और उस परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का बहुत साथ रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जब वो उत्तर भारत में काम कर रहे थे तो हरियाणा में चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी, हमारे गठबंधन की सरकार थी। आज उसी परिवार से मेरी बहन किरण चौधरी जी जो 5 बार विधायक रही, दिल्ली की डिप्टी स्पीकर रही, हरियाणा में लोकसभा के सदस्य भी रही, हरियाणा में वो विपक्ष की नेता भी रही और कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के अंदर उन्होंने एज ए राजस्थान में ऑब्जर्वर और मुंबई में ऑब्जर्वर, इस नाते उन्होंने बहुत काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में उनका आने पर उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। दूसरा हमारा जो बहुत बड़ा चेहरा बहन श्रुति चौधरी जी, वो भी बंसीलाल जी के परिवार से हैं और स्वर्गीय बंसीलाल जी का उत्तर भारत में बहुत बड़ा योगदान है। भिवानी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, अभी हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, कार्यकारी अध्यक्षा हैं। मैं उनका भी यहां आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की ओर से स्वागत करता हूं। कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री और राजनीति में जिनका पूरा जीवन और परिवार का पूरा जीवन कांग्रेस को मजबूत करने में लगा है, आज किरण चौधरी जी ने और हमारी बिटिया श्रुति चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो आज निर्णय किया, मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी श्रुति चौधरी जी का और किरण चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और एक विश्वास दिलाता हूं प्रदेश के मुखिया के नाते भी, पार्टी के मुखिया के नाते भी, कि किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते हम मिलकर के हरियाणा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। मन में बहुत खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर जिन्होंने हमारे देश के भलाई के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उसके कारण पूरे विश्व में भारत का नाम और भी चमकाया है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर और आदरणीय हमारे लीडर मनोहर लाल खट्टर जी से प्रेरणा लेकर, आशीर्वाद लेकर, उनके कार्य को देखकर कि किस तरीके से ईमानदारी के साथ जैसे चौधरी बंसीलाल ने प्रदेश चलाया था, आज उसी तरीके से मेहनत के साथ हम भाजपा में जुड़ रहे हैं ताकि देश
और प्रदेश को मजबूती दे सके। ये फैसला इसीलिए लिया मैंने, प्रेरित होकर हमारा ये जो नेतृत्व बैठा है इनसे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने विकसित भारत का एक संकल्प रखा है, और ये विकसित भारत का संकल्प जो उन्होंने करा है 2047 तक का, ये आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान जो है वो विश्व के अंदर सबसे आगे बढ़कर चमकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनहित के ही नहीं देश हित के जो काम करें, उसी के कारण आज तीसरी बार जो ये अपने आप में एक इतिहास है, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी है, और जो है उनके ये काम देखते हुए लोगों ने दोबारा से उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि विकसित भारत को आगे जो है 2047 तक खूब तेजी से लेकर जाएं। हम ग्रास रूट वर्कर की तरह भाजपा को मजबूत करने के लिए करेंगे काम, और एक मजबूत कार्यकर्ता के नाते जो है आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ, मैं और श्रुति और मेरे सारे के सारे लोग जो आज यहाँ पर हैं, सारे के सारे भाजपा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नीट यूजी परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस अध्यक्ष वरुण चौधरी ने एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर रोज नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। गुजरात में नीट परीक्षा के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट को नीट परीक्षा में गड़बड़ी के लिए गिरफ्तार किया गया है। वहीं वरुण चौधरी ने एनटीए को बैन करने की मांग की और साथ ही 24 जून को संसद का घेराव करने की भी घोषणा की। आप देखेंगे बार बार नीट को लेकर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। पूरे देश भर में हमारा पूरा छात्र संगठन कांग्रेस पार्टी सड़कों पर भी है, प्रदर्शन भी कर रही है, लेकिन बार बार हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप देखेंगे रोज़ मीडिया खबरों के माध्यम से वो कुछ ना कुछ हमारे खुद के जो हमारे नेटवर्क हैं, कोचिंग एकेडमी के जो हमारे साथी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो नीट के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके माध्यम से डेली नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपने देखा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस पर अभी तक एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कुछ दिनों पहले, जिसमें उन्होंने क्लियर तौर पर बोला था कि ना तो ये पेपर लीक है, ना इसमें कोई धांधली है, खाली ग्रेस मार्क्स को लेकर कुछ चीज़ें हैं, उनको हम क्लियर कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्लियर कर दिया था, ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों को दोबारा चांस देने की बात करी थी। उसमें हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करी थी, हमने पहले ही ये मांग रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने भी, एनएसवाई ने भी, कि इमीडिएटली एनटीए के ऊपर जाँच शुरू करी जाए, और वो जाँच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में या करंट जज की निगरानी में, सीबीआई के जो आला अधिकारी हैं उनकी निगरानी में जांच शुरू करी जाए। तो उसके अगले दिन जांच तो शुरू हुई। पहली बार ये देखने को मिला कि एनटीए पर जांच हो रही है, और उस जांच की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो एनटीए के खुद के एम्प्लॉय हैं, जो पदाधिकारी हैं, वही अपनी जांच कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए ये तो समझ आ गया कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो 24 लाख नीट के छात्र हैं उनको लेकर कितने गंभीर हैं। और अब तो मुझे ये भी शक थोड़ा जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से रोज खुलासे हो रहे हैं, आपने देखा होगा गुजरात के अंदर तो जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट हैं नीट के, उन तक को गिरफ्तार करा गया। जिस सेंटर पर एग्जाम हुआ था उसके प्रिंसिपल को गिरफ्तार करा गया। और ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं गुजरात पुलिस ने करी हैं। गिरफ्तारी में पता चला कि लगभग 2.5 करोड़ के ब्लैंक चेक्स तक रिसीव हुए। तो ये तो साफ हो गया है कि ये पूरा पेपर लीक भी हुआ है, और पूरा स्कोर कार्ड को लेकर भी इसमें आपके सामने आपने नंबर्स देखे होंगे। तो हम तुरंत दोबारा मांग करते हैं कि अब एनटीए को तो बैन कर देना चाहिए। जब ये 2017 में एनटीए लेकर आए बीजेपी की सरकार, तो जो वो वादा करते थे कि एग्जाम्स पे बर्डन कम पड़ेगा जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इसलिए हम एनटीए लेकर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्जाम्स का जो कंडक्ट कराने का तरीका है बहुत ज़्यादा पारदर्शिता के साथ होगा, ये वो वादा करते थे। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें पिछले 3-4 दिन में निकल कर आई, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि अगर इसमें 0.1% भी कुछ अगर खामी होंगी तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। 24 तारीख को एक बड़ा संसद घेराव भी कर रहे हैं, छात्र संसद घेराव आने वाली 24 तारीख को, जिस दिन पहला सत्र संसद का शुरू हो रहा है, उस दिन ओथ लेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के भी जो इंडिया अलायंस के हमारे सांसद हैं उन लोगों से भी हमने अपील करी है कि वो लेटर लिखें। तो दोबारा हमारी ये मांग भी है सरकार से कि 24 तारीख को जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है उससे पहले एनटीए को अब तो बैन कर दें, तुरंत जांच कराएं और ये एग्जाम की डेट निकाले कि एग्जाम री एग्जाम इमीडिएटली कराया जाए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम